Good morning everyone. Myself Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor SPC Government College Ajmer. Today we are discuss about topic ideal organization means आदर्श संगठन। तो आज जो हम संगठन की बात कर रहे हैं तो संगठन प्रबंधन का जो कि कार्य है और एक संस्था के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि प्रबंधक नियोजन के माध्यम से करता है। उसके नियोजन में जो उद्देश्य तय करें उन उद्देश्यों को संगठन में रहते हुए एक प्रबंधक को कार्य करना होता है ताकि वो अपने उद्देश्यों को कुशलता के साथ प्राप्त कर पाए। तो आज हम बात कर रहे हैं आइडियल संगठन की। तो एक संगठन किस प्रकार का होना चाहिए, तो इसके लिए अगर हम देखें तो पीटर ड्रकर कहते हैं कि एक सर्वोत्तम संगठन जो माना जाता है जो सामान्य व्यक्ति को असामान्य कार्य करने में सहायता करता है। तो कहने का आशय ये है कि आदर्श संगठन से तात्पर्य किसी सर्वपूर्ण संगठन से नहीं लगाया जाएगा, बल्कि ऐसे संगठन से लगाया जाएगा जिससे ये आशा की जाती है कि वे प्रबंधन के सभी संगठन सिद्धांतों का पालन करते हुए कार्य करें। तो आदर्श संगठन होने के लिए ये दृष्टिकोण हमें रखना है कि हम आदर्श संगठन सभी सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने कार्य को करने का प्रयास करें। तो फिर भी अगर हम देखें तो एक आदर्श संगठन होने के लिए कुछ गुण होने चाहिए, कुछ लक्षण होने चाहिए, जिसके आधार पर ही हमारा एक संगठन आइडियल ऑर्गेनाइजेशन बन पाएगा। तो इसके लिए अगर हम देखें सबसे पहले इफेक्टिव एंड डायनेमिक लीडरशिप होनी चाहिए, मतलब प्रभावकारी और गत्यात्मक नेतृत्व होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक नेता जितना अच्छा कुशल होगा उतना ही आप अपने लक्ष्य को अच्छे से कार्य कर पाओगे, क्योंकि नेता ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने अनुयायी को सपोर्ट लेके चलता है। और नेता की कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए, यानी संगठन का जो नेता है जो हमारे साउंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसका लीडरशिप सही व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए ताकि वो अपने फॉलोअर से अच्छे से कार्य करवा पाए और संगठन के हित में अपना योगदान पूरा दे पाए। इसी तरह से अगर हम देखें तो सेकंड जो हमारा पॉइंट हम देखेंगे आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो है साउंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यानी जो संगठन जो कार्य कर रहा है तो उसके जो उसने उद्देश्य तय करे हैं वो साउंड होने चाहिए। जितने अच्छे हमारे उद्देश्य हों, जितने मजबूत हम उद्देश्य लेके चलेंगे उतने ही उद्देश्यों की प्राप्ति में एक संगठन कार्य कर पाएगा। इसी प्रकार अगला बिंदु अगर हम देखें तो पर्याप्त साधन, क्योंकि आज होता है जो संगठन में जो संस्था के भौतिक और मानवीय संसाधनों में समन्वय करने का प्रयास किया जाता है, तो इसके लिए हमें अपने उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भौतिक और मानवीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए ताकि हम हमारे अपने उद्देश्यों के अनुकूल उनका प्रयोग करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त कर पाए। यदि संसाधन कम होंगे तो हम सही दिशा में कार्य नहीं कर पाएंगे, अपने लक्ष्य को सही प्रकार से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी क्रम में अगला बिंदु है मधुर औद्योगिक संबंध, यानी जहाँ कर्मचारी और प्रबंधक जहाँ से श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ का जो वातावरण होता है वो फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कर्मचारी खुल के कार्य कर सके, वहाँ उसे अच्छा माहौल मिलना चाहिए, यानी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, पर्याप्त कार्य के घंटे उपलब्ध होने चाहिए। इसी के साथ उनके आपसी संबंध मजबूत होने चाहिए, विश्वास वाले अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। जितने अच्छे मजबूत संबंध नियुक्त और कर्मचारी के बीच में उतना ही अपनत्व का भाव उनके अंदर जागृत होगा और मन लगाकर अपना कार्य कर पाएंगे। तो इसी तरह से उनके बीच जितने अच्छे मधुर कार्यात्मक संबंध होंगे उतने ही अच्छा व्यक्ति अपना कार्य कर पाएगा, यानी उनको जो कार्य करने के अधिकार दिए गए वो भी स्पष्ट होने चाहिए और साथ में अधिकार और दायित्व भी देने चाहिए। इन अधिकार दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या वहाँ पर होनी चाहिए, जिससे किसी प्रकार का संशय ना रहे और कर्मचारी निसंकोच कार्य कर पाए। इसी तरह से अगला बिंदु है हमारा स्थायित्व, यानी एक आदर्श संगठन तब स्थायित्व जब माना जाएगा तो उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, गुण होना चाहिए, यानी संगठन ऐसा होना चाहिए जो बार बार निरंतर स्थायी हो। ऐसा नहीं हो संगठन बार बार संगठन में बड़ी बदलाव कर रहे हो, लोचशील होना चाहिए, लेकिन उसका आशय ये नहीं कि आप निरंतर ही दैनिक ही उसमें परिवर्तन किया जा रहा है। तो संगठन में कुछ स्थायित्व का गुण भी होना चाहिए, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि परिवर्तन तो संभव है लेकिन उसमें लोचशीलता को अपनाते हुए परिवर्तन करना है, क्योंकि आज हम देखें वातावरण से हमारे संगठन के कार्य प्रभावित होते हैं और वातावरण में आंतरिक और बाहरी वातावरण परिवर्तन के कारण संगठन में भी परिवर्तन आपको करना पड़ सकता है। तो इसलिए लोचशीलता को गुण अपनाते हुए आप परिवर्तन को स्वीकार हमें करना चाहिए, तभी हमारा संगठनिक आदर्श माना जाएगा। इसी तरह से मनोबल का अभाव, यानी जो संगठन में कर्मचारी कार्य करता है तो उनका मनोबल जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा मनोबल होगा उतना ही वो अपने संगठनिक लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, यानी उच्च मनोबल उनका होना चाहिए। इसी तरह से साउंड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी सुदृढ़ संचार व्यवस्था,
उनके बीच संस्था में नियोक्ता और कर्मचारी में जितना अच्छा संप्रेषण होगा उतना ही वो अपने अच्छे से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा पाएंगे। संप्रेषण की जो व्यवस्था है वो उचित होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए। सही समय पर सही जानकारी अगर हर व्यक्ति को जब पहुँच जाएगी तो उनके कार्य में आपस में तालमेल बना रहेगा और किसी प्रकार का व्यवधान वहाँ उपस्थित नहीं होगा। तो इसलिए सुदृढ़ संचार व्यवस्था के माध्यम से भी कर्मचारी अपनी शिकायत परिवेदना अपने प्रबंधक तक पहुँचा पाएंगे और जो भी अपनी समस्याओं के लिए जो भी वो चाहते हैं उसकी जानकारी प्रबंधक तक पहुँच पाएगी। इसी प्रकार अगर हम देखें तो सरलता का सिद्धांत भी संगठन को अपनाना चाहिए। संगठन सचिन जितनी सरल होगी उतनी सरलता से आप उसको करेंगे उतना ही आप जटिल संगठन चार्ट से बचेंगे और कर्मचारियों से अधिकारों को सही रहते हुए कार्य करवा पाएंगे। इसी क्रम में अगर हम देखें उचित नियंत्रण का विस्तार, तो उचित नियंत्रण व्यवस्था का आशय है कि जब कर्मचारी कार्य करता है तो उसके अधिकार क्षेत्र में कितने व्यक्ति उसको कार्य के लिए दे रखे उसकी सीमा होनी चाहिए, क्योंकि एक समय में एक व्यक्ति 5 या 6 से अधिक व्यक्ति को नियंत्रण नहीं कर सकता। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि नियंत्रण व्यवस्था के सिद्धांत का हमें भलीभांति पालन करना है, तभी हम आदर्श संगठन संरचना में कार्य कर पाएंगे। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो एक आदर्श संगठन संरचना में बातों का होना जरूरी है। इसी प्रकार आदर्श संगठन संरचना वह भी माना जाएगा जहाँ पर कर्मचारियों को विशिष्टीकरण के आधार पर कार्य का बंटवारा कर दिया जाएगा, जिससे कार्य का दोहराव रुकेगा, संस्था समय की बचत होगी, संसाधनों का भी बचेगा। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम देखें एक आदर्श संगठन नहीं माना जाएगा जहाँ कर्मचारी मन लगाकर अपने संगठन में अपने प्रबंधक के साथ कार्य करें, साथ ही उनके संबंध मधुर हो तथा वे व्यक्तिगत इसके साथ सामूहिक को वरीयता देते हुए अपने संपूर्ण कार्य कुशलता का उपयोग संस्था के हित में करें। लेकिन ये तभी संभव है जबकि नियोक्ता भी अपने कर्मचारियों को एक श्रमिक न मानकर उसे मानव मान के उसकी सभी चीज़ों का ध्यान रखे, उससे अच्छा व्यवहार करे तथा उसके उत्पादन का साधन के साथ साथ मानव मानते हुए उसकी सभी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मनुष्य की बातें उससे व्यवहार करे, तभी हमारा संगठन आदर्श संगठन बन पाएगा। और क्योंकि संगठन में कर्मचारी ही कार्य करते हैं, कर्मचारी हमारी श्रम की शक्ति है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपनी श्रम शक्ति का सही से अपना उपयोग लेना है, तो हमें श्रमिक के साथ अच्छा व्यवहार करना ही, तभी वह अपनी कुशलता का पूरा उपयोग हमें संस्था के हित में कर पाएगा। तो इस प्रकार एक आइडियल संगठन वही है जहाँ सभी कर्मचारी मिलकर आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करें तथा संस्था के हित में कार्य करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, ताकि संस्था के भौतिक और मानवीय संसाधन का उपयोग अधिकतम के साथ संभव हो पाए।